जी, प्रणाम मधु दीदी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आई एम विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी और मैं एकम सनातन भारत दल से जुड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सनातनियों की आंखें खोलने के लिए। आपने जो इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च की है और मैंने उस एरिया में सर्व किया है, सीआईए इंटेलिजेंस में, आई कैन अप्रिशिएट कि आपने किन कष्टों को उठा करके ये महान कार्य किया होगा। दूसरी बात, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि 90s में दूरदर्शन के साथ अपने जर्नलिज्म के करियर में, तब से मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। तो अरे मधु जी जी। मधु जी, मैं आप सभी का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 2017 में स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी ने 2.5 वॉरफेयर की अवधारणा दी थी, जिसमें कि एक पक्ष पाकिस्तान था, एक पक्ष चीन था। और 0.5 का जो फैक्टर था, वो फैक्टर था जिहादी, कम्युनिस्ट, वामपंथी, ऑल दिस लुटियंस गैंग। बिल्कुल। लेकिन बड़े अफसोस के साथ दीदी, 2017 के बाद, आज मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था और बहुत वायरल हुआ, वी आर एट 2.75 वॉर, जिसमें 0.25 जो फैक्टर है वो स्टेट मशीनरी है, विच इज वर्किंग अगेंस्ट सनातनीज। वो सनातनियों के अगेंस्ट काम कर रही है। और जब मैं स्टेट मशीनरी बोल रहा हूँ, मैं महबूबा मुफ्ती जैसों की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जी। वो तो 0.5 में ही आते हैं। स्टेट बिल्कुल। मशीनरी जब मैं बोल रहा हूँ, तो स्टैब्लिश स्टेट मशीनरी, जिसको हिंदुओं ने मैसिव वोट देकर के केंद्र में बैठाया। अब मैं आपका ध्यान एक और चीज में आकर्षित करूंगा। आपने बुक में भी लिखा है और आपने यहाँ बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी और उसको क्रश किया गया और जांच नहीं होने दी गई। 2007 में मैं सीबीआई एकेडमी में कोर्स कर रहा था और तब मैंने वहां अपने डायरेक्टर से पूछा कि सर, सीबीआई की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? तो हम्म। उनका आंसर था कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, क्योंकि हम्म। सीबीआई उससे गवर्न होता है। उन्होंने बोला, आई विश कि हम अपना एक एक्ट होता हमारा जिससे हम गवर्न होते। दैट वाज अ वेरी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात उन्होंने कही थी। एंड इट इज नोन इन द गैलरीज कि होना चाहिए था। बहरहाल, एनआईए वाज एस्टेब्लिश्ड और एनआईए एक्ट 2008 बना, जिसने एनआईए को इनॉर्मस पावर दी। सो सीबीआई एक बहुत छोटी चीज हो गई एनआईए के आगे। हम्म। लेकिन चूंकि पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक सीबीआई जांच की मांग करती है। सिर्फ होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री चाहती तो एक दिन में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के, हम्म। विद इन लीगल प्रोविजंस, विद इन द प्रोविजंस ऑफ एनआईए एक्ट 2008, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंप सकती थी। हम्म। फौज में जो हम कहते हैं कि यू हैव टू निप अ थिंग इन एट इट्स बड, आपको उस समस्या को पहले ही खत्म कर देना है। वही एक इस तरह की वॉरफेयर जो हम एक इस 2.75 वॉरफेयर में आ गए हैं, उसका एक तरीका है। हम्म। एनआईए की जांच के लिए मांग भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर हमारी होम मिनिस्ट्री रिजोल्यूट होती, अगर सच में उनको सनातनियों के हित चाहिए होते, तो वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन अपने आप ऑर्डर कर सकते थे। एंड नो स्टेट गवर्नमेंट हैज एनी राइट टू स्टॉप और नॉट पार्टिसिपेट इन एनआईए इन्वेस्टिगेशन। देयर इज वन। सेकेंड थिंग, जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे एनआईए, डीआईए, मिलिट्री इंट, इनकी इन्वेस्टिगेशंस एकदम अलग होती हैं। उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं, प्रोसीजर्स अलग होते हैं। ज्यादा खुल के तो मैं बता नहीं सकता, हम्म। लेकिन इतना आप मानिए कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन। जी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में भी वो नहीं कर सकती, बट स्टिल बिकॉज एनआईए इज गवर्न विद एक्ट, बिकॉज मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस आर गवर्न विद एक्ट, डीआईए इज गवर्न विद सेपरेट एक्ट। सो उसमें इनके पास बिल्कुल भी लीवे नहीं रह जाती कि ये प्ले कर सके। जी। एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम से लेकर के सारी चीजें दोबारा करवा सकती है और सारे अपने स्पेशलिस्ट बैठा सकती है। उसको स्टेट गवर्नमेंट से डॉक्टर भी नहीं लेने पड़ते। नथिंग, दे कैन यूज इंटायर स्टेट मिलिट्री सेंट्रल मशीनरी विच इज देयर। जी। सो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन दीदी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं की। दैट इज अ फर्स्ट इंडिकेटर दैट उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि यहां पर क्या होने वाला है। नाउ आई कम टू द सेकेंड पार्ट, कि ये जो इशू हुआ है कठुआ में, अगर आप रिमेंबर करें, 2015 में एलन कुर्द, जो एक 2 साल का बच्चा था सीरिया में, जिसकी मेडिटेरियन सी से में उसकी लाश हाँ पाई गई थी, हाँ हाँ और हाँ। वो सीरियन रिफ्यूजी था कनाडा के लिए, और उस पे कितना बड़ा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर खड़ा किया था। या- कठुआ का केस बैक टू बैक, कॉपी टू कॉपी इनकी मोडस ऑपरेंडाई वही रही है कि हाँ। फोटो ऑप से शुरू करके एक पूरे स्ट्रक्चर को दिखाना कि हिंदूज ने ब्रूटल किलिंग की है मंदिर के अंदर। तो इससे एक तो हिंदूज की छवि खराब हुई ऑल अलोंग द वर्ल्ड। दूसरा, इन्होंने ये भी दिखा दिया कि दैट एरिया इज डिस्टर्ब, जबकि जैसे कि आपने कवर किया, मैंने तो इंटेलिजेंस में काम किया, एरिया के छप्पे छप्पे छाने, हिंदू कोई क्राइम करते ही नहीं वहां पर।
सो ये दिखाना कि हिंदू क्राइम कर रहे हैं, और तीसरा लोकल पब्लिक को ये मौका दे देना कि वो हिंदुओं की जमीन जायदाद कब्जा करें, उन पे अत्याचार करें, उनको और डरा धमका के रखें, एक तरीके से जिसे बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम को स्थापित करने के लिए एक उनको नैरेटिव मिल गया। नाउ ये ऐसा संभव नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बातें ना पता चलती हो, क्योंकि एक पूरा बहुत ही रॉबस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, फौज है, एंड आवर बेसिस पे उनको पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं था कुछ और ये हो गया बस, जस्ट दे कैन नॉट, इट इज नॉट ए प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑन देयर पार्ट। अब ये जो 0.25 का फैक्टर आ गया है स्टेट मशीनरी का, इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि एक तो आपके जैसे और कई जो जो लोग अपनी जान पे खेल करके अपने पर्सनल करेज से, अपने पर्सनल कन्विक्शन से ये काम कर रहे हैं, आपको जितना मुश्किल ये काम रहा होगा दीदी, स्टेट मशीनरी अगर साथ हो, एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो, तो ये काम चुटकियों में हल हो सकता है। हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सारी मशीनरी है, सब कुछ है, पर स्टिल मधु दीदी जैसे लोगों को क्यों करना पड़ रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे लोग जाकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, या हम छोटे छोटे पॉकेट्स में हम कुछ कुछ पॉइंट्स ला करके कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ही रिजोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट इस वॉरफेयर का नेचर समझ नहीं रही है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऊपर तक बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज सच कि सब कुछ रिपोर्ट होता है। विल क्यों नहीं है वो आप लोग स्वयं समझिए। जो प्रेजेंट चीजें हो रही हैं इस गवर्नमेंट के साथ, ये किस दिशा में जा रही है, क्या कारण रहा होगा? मैं 2011 में उमर अब्दुल्ला से मैं डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने एक बार उमर अब्दुल्ला से उनसे पूछा कि आप जेएंडके में फौज को किस दृष्टि से देख रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आवर प्रेजेंस हियर? तो उन्होंने बहुत ही सरकास्टिकली और निराशाजनक तरीके से बोला कि यहां तो आप लोगों की ही चलती है, मैं तो बस नाम का सीएम हूं। सो दिस इज अ परसेप्शन। नाउ यू नो कि द इंटायर स्टेट, जब जेएंडके स्टेट की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहां की गवर्नमेंट है, वो एंटी इंडिया थॉट्स रखती है, ये वेल नोन फैक्ट है। तो आपने एनआईए को क्यों पिच इन नहीं किया? आपने क्यों नहीं सेंट्रल एजेंसीज को पिच इन किया? सीबीआई, चलिए ठीक है, लोगों ने डिमांड मांगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पता है ना वो क्या कर सकती है, उसने ये क्यों नहीं किया? उसने क्यों इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉरफेयर बनने दिया हिंदुओं के अगेंस्ट? और ये बात दीदी 1990 से पहले से चली आ रही है। जब कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू भगाए गए थे 90s में, तो क्या वहां पर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट नहीं थे? क्या वहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या इन चीजों की रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी? क्यों मिलिट्री कैंप्स के गेट नहीं खोले गए कश्मीरी हिंदुओं को शेल्टर देने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन आज तक कोई आंसर नहीं कर पाया है। ऐसा किस लिए हुआ दीदी कि इफ यू स्टडी, जब ये शुरू हुआ है 90 में जनवरी में, उससे एक महीने पहले श्री वीपी सिंह ने क्यों डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपने चार्ज में ले ली? ठीक एक महीने पहले। ये जो वेल प्लान्ड, वेल ऑयल्ड जो इनका इकोसिस्टम है, जो एंटी इंडिया काम कर रहा है, उसमें ये 2.5 जो हमारा सेंट्रल स्टेट सिस्टम है, ये भी उनका साथ दे रहा है। और ये बात मैं चाहता हूं हिंदू समझें। इस बात को जब समझेंगे, आपको सबसे पहले, और कोई भी लड़ाई जब हम लड़ेंगे, हम बैकवर्ड ही लड़ेंगे। हम पहले इस 0.25 को करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो 0.25 अपने आप 0.5 को करेक्ट कर लेगा, उसके बाद ये सिस्टम अपने आप उन दोनों को करेक्ट कर लेगा। लेकिन हिंदुओं को आज ये बात समझनी चाहिए कि स्टेट पैट्रनेज के बिना आपके एक्टिविज्म, आपकी जो भी आवाज है, आप एक बहुत लिमिटेड, हम एक बहुत एज ए हिंदू हमें बहुत लिमिटेड लोग हैं, हमारे पास वो स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है। लेकिन हमने जब एक पार्टी को मैसिवली जिता करके स्टैट्यूटरी पावर दे दी, तब ये उसका काम है कि वो हमारे हित में करे काम, लेकिन वो हमारे हित में नहीं कर रही काम। तो शायद मैं कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमारे जो एकम सनातन भारत दल के सिद्धांत है दीदी, वो सनातन पे बेस्ड होके बने हैं, और हमारे सप्त सिद्धांत ही इंश्योर करने पे समर्थ हैं कि जो स्टेट मशीनरी आज जो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन बनी हुई, हमारा हर्डल बनी हुई है, वो स्टेट मशीनरी को करेक्ट करते हुए हम पीछे तक पूरे समस्या की जड़ को खत्म करें। तो मेरा ये अनुरोध है कि दीदी की किताब आप जरूर पढ़ें। और एक बात और है कि इस 2.75 वॉर में हम सब वॉरियर हैं, सिर्फ वो फौजें नहीं जो लड़ रही हैं, सिर्फ मधु दीदी नहीं जो जाकर के वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और अपने उससे,
हम सब सनातनी, हमारे बच्चे, हम सब इस 2.7 वॉरफेयर में वॉरियर हैं, क्योंकि ये सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल सबवर्टिव वॉरफेयर है। ये टेबल टॉप पे डिजाइन होती है, ये प्लान होती है, इसकी टाइमलाइंस बनती हैं, एच डे डी डे डिसाइड करके बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो चीजें प्लांट करते हैं, फोटो ऑप करना, प्रोपागेंडा करना, फॉरेन मीडिया में डालना, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ वॉर। तो आप लोग प्लीज इसको समझिए और आप साथ दीजिए मधु दीदी जैसे सनातनी योद्धाओं का, हमारा, और आप भी इसमें सनातनी योद्धा बनिए। दीदी बस इतना कहना चाहूंगा। दीदी एक चीज और है कि आपने क्या इस पे कुछ इन्वेस्टिगेट किया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को कहां तक इन्होंने पार्ट एंड पार्सल रखा है इन्वेस्टिगेशन का? क्योंकि जो एक इन्वेस्टिगेशन का मॉडल फॉर्मेट है, स्टेट पुलिस तो आप जानती हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मैंने बहुत काम किया, मुझे उनकी एफिशिएंसी पता है क्या है। लेकिन इन्होंने क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को के पार्ट को अलग से हाईलाइट करके तथ्य और उसके साथ वेरीफाई किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस तो छोड़ो, उसका इतना हास्यास्पद मजाक उड़ा, मतलब क्या बोले, भोंडा। नंबर 1, जो फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, यू सी, इफ यू हैव टू से कि इन 7 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, तो कुछ तो प्रूव होना चाहिए। इन्होंने कब एक दूसरे से मिले? नहीं। कब फोन किया? नहीं। क्या इनके बीच में आपस में फोन कॉल्स भी हुए? नहीं, कुछ नहीं। वो भी छोड़ो, ये कहा गया कि एक ही कॉमन जैसे 2-3 पुलिसमैन है, वो एक ही कॉमन टावर, फोन टावर से उनके फोन कनेक्शन होते थे, मतलब उसी एरिया में थे। अब आप बताइए, कथुआ में अगर 3-4 पुलिस एक ही थाने के हैं, तो टावर तो उनका एक ही होगा ना। अब ये कोई प्रूफ बनता है? या इन सबके जैसे वो जो विशाल था, उसके कॉल रिकॉर्ड्स बड़े क्लियर हैं कि वो था ही बाहर, वो भी नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि छुपा के रखे। सीसीटीवी कैमरा उसके कॉलेज से जाके, पुलिस को जब पता चला वो इम्तिहान दे रहा था, जेएनके पुलिस जाके उसकी सीसीटीवी कैमरा कॉलेज की सीज करके ले आई। वो प्रिंसिपल ने दिया है बयान कि ये छीन के ले गए, और कोर्ट में पेश नहीं किया कि वो वहां था प्रेजेंट। तो इस्तेमाल करना तो बड़ी दूर की बात है। अब जैसे मान लीजिए, कहते हैं आपकी ये वापस आया था कथुआ, तो ट्रेन से उतरा होगा, कोई सीसीटीवी फुटेज होगी। कथुआ में तो इतनी भीड़ भी नहीं होती कि कब कौन सी ट्रेन से आया उस दिन की, क्या आपके पास कोई फुटेज है कि इस गाड़ी से आया? कुछ भी नहीं, कोई एविडेंस नाम की चीज ही नहीं है। नॉनसेंसिकल बकवास है केवल, वाइल्ड चार्जेस। ये कि सांजी राम ने 4 लाख रुपए दिए फला फला पुलिस वाले को कि मेरे बेटे को बचा देना। अच्छा, बेटा जब आया ही नहीं तो बेटे को बचाने के लिए 4 लाख क्यों देगा? एक वो। नंबर 2, उस दिन उसके अकाउंट में कभी 4 लाख थे भी? ये भी नहीं चेक किया आपने। मैंने तो सारी पासबुक निकाल के उनके मियाँ बीवी की दोनों की पेश की है, वो भी रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस तो बड़ी दूर की बात है। जो रिकॉर्ड इनके पास क्लियर थे, फोन रिकॉर्ड्स, वो भी नहीं। जहां सीसीटीवी फुटेज था, वो भी नहीं। उसको भी मानने को तैयार नहीं थे। तो इनका तो अंधेर क्या बताएं। बाय द वे, ये जितनी ये भयंकर ये कहानी है ना, उतनी भयंकर कहानी है जो मैंने इससे पहले कुछ साल पहले एक्सप्लोड की थी। ऐसे ही भांडा फोड़ा था, जो ज्योत्सना कुरनानी, डॉक्टर ज्योत्सना कुरनानी, जिसको कहा गया था कि गुजरात दंगों में इसने मरवाया, तलवारें बांटी, कहा मारो काटो फाटो। वो भी दर्दनाक कहानी है उस महिला की, उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। केवल मासूम नहीं 100% जैसे सांजी राम, परंतु शी वॉज वर्किंग अमंग मुस्लिम्स, उनके बच्चे डिलीवर करती थी। शी वॉज अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर। उसके खिलाफ तीसरा सेटलवाड़ ने झूठे केस फाइल करवा के कि इसने दंगों में मरवाए लोग, जबकि वीडियोग्राफिक एविडेंस है वो कहाँ थी उस वक्त? कहीं और थी, असेंबली में थी। आई रिटन अबाउट इट, आई स्पोक अबाउट इट। अब
अब वो बरी हुई हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. आई वाज द ओनली वन हु टुक अप हर केस. किसी ने उसका 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 एविडेंस देखने की कोशिश नहीं की. दैट्स आल्सो वेरी मार्मिक. I can't tell you how many lives they destroyed with fake charges in this country, even during Gujarat riots. बट इतने मधु मैम उसमें एक ये भी बहुत आप ही के थ्रू ऑफ कोर्स आई गॉट टू नो दैट शी हर बॉस वाज मोदी जी. So easily just ensured that she's heard and justice is served. दीदी इसीलिए मैं यही आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी इस पे विचार करिएगा. जब तक टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होगी, हम बॉटम टू टॉप अप्रोच से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं बताऊं एक बात आपको बड़ी स्पष्ट. मेरा मानना है कि दुनिया भर में अब ये सिद्ध हो चुका है कि जो ये वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी है, इट ब्रिंग्स ओनली रोग्स टू द टॉप एवरीवेयर. अमेरिका का हाल देखो, कनाडा का हाल देखो, इंग्लैंड का हाल देखो. वो कोई दूर दिन नहीं है जब इंग्लैंड में तालिबान और आईसिस का राज और झंडा फहराएगा. कनाडा का हाल देखो, क्या कर रहे हैं वो अपने मुल्कों के साथ भी. बिकॉज डेमोक्रेसी थ्रोज अप एक्चुअली द बिगेस्ट रोग्स इनटू पोजीशंस ऑफ पावर. ये सिस्टम बहुत ही फ्लॉड है और हमें इससे बाहर निकल के सोचना ही पड़ेगा. किसी भी देश में आज, पहले लगता था कि स्कैंडिनेविया में, डेनमार्क में, छोटे छोटे जो बेचारे कंट्रीज हैं, यहाँ कितनी परफेक्ट डेमोक्रेसी है. वो तभी तक ठीक थी जब, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दिल्ली से भी छोटी उनकी साइज है और पॉपुलेशन है, मतलब टाइनी कंट्रीज. पर मोर इम्पोर्टेंटली जब तक वो वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन कल्चर, छोटी सी पॉपुलेशन और एक आपस में सहमति का कल्चर, क्योंकि आपस में एथनिक डिफरेंसेस नहीं, लिंग्विस्टिक नहीं, कोई भी नहीं. अब वहां भी जैसे जैसे ये इस्लामी पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं हाल क्या हो रहा है. स्वीडन का भी, वो उनकी डेमोक्रेसी को भी ओवरटर्न कर रहे हैं. इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की डेमोक्रेसी को भी कैसे हथिया रहे हैं वहां के इंस्टीट्यूशंस को, जैसे इंग्लैंड में कर लिया है, जैसे अमेरिका में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आप सोचिए कानून पास कर देना, जबकि हमें फोबिया नहीं, वी हैव एवरी रीजन टू बी टेरराइज्ड बाय इस्लाम. जो उनकी हरकतें हैं पिछले 1400 साल की, उनसे दहशत खाना इज नेसेसरी. वो उनका खुला एजेंडा है हमारा कत्लेआम करना या हमारा धर्म परिवर्तन करना तलवार की नोक पे. हम तब भी उनसे डरे नहीं. ये कानून पास कर रहे हैं कि हम उनसे, अगर हम कहेंगे हमें तुमसे डर लगता है तो हम तुमसे नफरत करते हैं, हमें जेल में डाल दिया जाए. सो दे कैप्चर्ड स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आई मीन नेम इट. हिंदुओं के पीछे पड़ गई हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज. ये डेमोक्रेसी है कि एक सबसे ज्यादा पीसफुल अगर कोई कम्युनिटी है ग्लोबली जो जाके सिर्फ मेहनत के बल पे अपनी सक्सेस स्थापित करते हैं, वो है हिंदू. और हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कभी एक फेक नैरेटिव, कभी दूसरा कास्ट को लेके. तो आई थिंक डेमोक्रेसी थ्रोज अप rogues because it's easy to capture and subvert it through this majority vote. And money power, muscle power, gunda power, mafia power is what rules, especially with the corporate world and the globalist powers that have taken charge of the world. I'm sorry to say, I don't believe that this system will ever deliver us either solutions or good leaders. दीदी आप बहुत एप्ट और आपने एकदम बुलसई पिन पॉइंट किया है. यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है आज के समय पे भारत में, ये डेमोक्रेसी भी तो नहीं है. आप ये देखिए पीएमओ या एचएमईए या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके एडवाइजर पैनल में आपको कोई भी सनातनी सोच का व्यक्ति मिलेगा ही नहीं. अब ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं कि आप एक पक्ष से, एक ऑक्सफोर्ड से इन्फ्लुएंस होकर के या आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ग से इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ उनकी ही बात सुने. आप जैसे लोग, संजय दीक्षित जी जैसे लोग
संदीप देव जी जैसे लोग जो इतने सालों से चिंतन कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं है किसी भी मिनिस्ट्री के एडवाइजर पैनल में? सो नहीं, नहीं, डेमोक्रेसी, सुनिए, you see, that's looking at the very superficial part or symptoms of the problem. I'll tell you why. अमेरिका में भी जो बाइडेन जैसा, ओबामा जैसा क्लोजेट इस्लामिस्ट, आप देखिए ट्रम्प के साथ इन्होंने क्या किया। क्यों? क्योंकि वो इस्लामी एजेंडा प्रमोट नहीं करना चाहता था। आप देखिए क्या बदहाली की उस आदमी की, और उसकी क्या हालत की है। दो ही वन द इलेक्शन, दे डिक्लेयर्ड हिम अ लूजर। आप सोचिए, और एक जो बाइडेन जैसा सबवर्सिव, यू नो, क्या बोलते हैं, ही इज अ बॉट, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग इवन। इट्स हार्ड टू कॉल हिम ही इज लाइक अ रोबोटिक कैडावर। You know, the point I'm making is सारे जगह ये क्राइसिस है। Don't just look at PMO in India and वहाँ पे संदीप देव क्यों नहीं है, वहाँ पे फलां क्यों नहीं है। No, the best of people get compromised, या लाल बहादुर शास्त्री की तरह उनको उड़ाई दिया जाता है, फिर इंक्वायरी भी नहीं हो पाती। आज तक उसकी डेथ की जो मर्डर है उस पे ढंग की इंक्वायरी नहीं हुई। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया, अमेरिका के जितने स्कैम्स हैं, कोरोना जितना बड़ा स्कैम था, यू नो, सारी दुनिया को इन्होंने जहरीली वैक्सीन ठोक दी, फार्मा कंपनीज की, जिनका और ग्लोबलिस्ट एजेंडा है दैट 90% ऑफ पीपल आर नॉट नीडेड, ओनली 10% are they, they're genocidal openly in their thinking. So we really need to think more seriously, rather than just कि ये बंदे को उतार के ये बंदे को ले आओगे तो सब हो जाएगा ठीक। ऐसे नहीं हो सकता। ये सिस्टम बड़ा भ्रष्ट है, और मेजॉरिटी वोट का कॉन्सेप्ट ही ये गैंग वॉर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए अमेरिका में भी कभी सोच सकता था कि कोई इंसान की डेमोक्रेसी के नाम पे समाज को इतनी बुरी तरह चिथड़े कर दो कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच में मर्डरस बैटल्स हो। आप अपने प्रेसिडेंट को इतना जलील करें, उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े झूठे केस करके वो जीते हुए इलेक्शन को आप हरवा दें, क्योंकि वो एक माफिया का एजेंडा नहीं मान रहा था। तो अभी आप देखिए ना, कोरोना के खिलाफ ये जो स्कैम है, इस पे जिसने बोला है क्या हाल कर रहे हैं वहां पे, लोगों की नौकरियां ले ली, बंद कर रहे हैं। द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ डिसेंट ऑन दिस इशू in the western hemisphere is so severe, so very severe. It's a mafia that is running this entire global power network. आप सोचते हैं कि आप अच्छा आदमी को इलेक्ट कर देंगे, हमारी मर्जी के इलेक्शन इस देश में होने की संभावना आपको दिखती है? नहीं। जिसको ये ग्लोबल माफिया, ग्लोबलिस्ट एजेंडा जिसको चाहेंगे, अब उसी को जितवाएंगे। वो तो खुले कह चुके हैं, खुलेआम बयान दे चुके हैं इस बात का। बिल्कुल सही तो दीदी, आप सही कह रही हैं। इवन आवर गवर्नमेंट इज फंडिंग जॉर्ज सोरोस थ्रू यूएन। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। धन्यवाद दीदी। जैसा दुष्ट आत्मा कोई है, और या बिल गेट्स जैसा कोई दुष्ट आत्मा है? नहीं और नहीं, वो आरबीआई को एडवाइस कर रहे हैं दीदी, ऐसा मत करे, डीमोनेटाइजेशन इंडिया में करवा रहे हैं, तो ऐसे दुष्ट ना बोले। ना बोलूं, इससे ज्यादा हाँ। शब्द है कड़ा तो मैं बोल दूंगी। वो हार्दिक जी, आप दीदी के वॉइस को रोक नहीं सकते, दीदी इसीलिए जाने आती। थैंक यू सो मच दीदी। और मैं सटायर मारने के लिए जाना जाता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं तो समझ गई थी, मैं तो समझ anyway, दीदी एक है ना, you have wrote a wonderful book on 2002 and around it, and I was one of the inside out witness of 2002. तो दीदी से मैंने बात करके रखी है, तो एक हम सेकंड सेशन भी रखेंगे दीदी के साथ बेस्ड ऑन अराउंड 2002। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अभी शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट अगर आप आंसर करना चाहे तो
why this BJP गवर्नमेंट अपीजिंग सो मच, यानी मालूम नहीं इतना ज्यादा अपीजमेंट, क्योंकि हम लोगों ने सपोर्ट किया था उस समय पे बहुत ही ओवरवेलमिंगली कि ये रुक जाए, जो कांग्रेस कर रही थी वो रुक जाए, और स्पेशली हमारा यही था। नाउ दे आर डिनाइंग कि हिंदुत्व तो कोई हमें वोट ही नहीं किया, हम तो विकास के नाम से आए, और नाउ सब हिंदू एक है और सबका डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग है, और काइंड ऑफ बुलशिट जो हम बाय नहीं कर रहे हैं। और फिर ये इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ता कि एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और बहुत सारे इश्यूज है। ये क्यों हो रहा है? ये प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप बता पाए तो प्लीज। जी, थैंक यू। अगर देखिए 3-4 मोटी मोटी बातें होती हैं। एक तो डेमोक्रेसी में अक्सर कॉम्प्रोमाइज लोग ही ऊपर आ पाते हैं, क्योंकि जब तक व्हीलिंग डीलिंग नहीं करते आप, और ऊपर चढ़ने का रास्ता इतना गंदा और भीषण है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में अपनी जगह बनाना शरीफ इंसान के लिए संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं संभव है। आपको बहुत गंद झेलना पड़ता है, बहुत पाप करने पड़ते हैं, और ईमानदार लोग बहुत कम देशों में हैं कि वो आ पा रहे हैं पॉलिटिक्स में, ऊपर पहुंचे। ये भारत की सिर्फ समस्या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बहुत सी कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं, तो यू बिकम वाल्नरेबल, क्योंकि आपका चिट्ठा पत्रा आपके दुश्मनों के पास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इट्स वेल नोन दैट चाइना जिस भी पॉलिटिशियन को या जर्नलिस्ट को, बहुतों को लेके गया है चाइना। भारत के करीब 2000 जर्नलिस्ट ही टॉप नॉच जो होते हैं ना, माने जाते हैं इन्फ्लुएंशियल, उनको चाइना लेके गया। और हमेशा वो कहते हैं कि आप आओ तो अकेले आना, बीवी को मत लेके आना। अब पता नहीं महिलाओं को लेके जाते हैं तो तब क्या कहते होंगे। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे खाने के साथ और कुछ भी परोसना होता है उन्होंने। अब वो करते हैं तो जरूर है, वीडियो शीडियो बना के रखते हैं। अब एक बार जिसने पैसा भी ले लिया, उनकी वो किस्म की हॉस्पिटैलिटी भी ले ली, हनी ट्रैपिंग भी हो गई, जिनकी फोटो वीडियो भी बन गई, और ये सब। अब उसके बाद ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। यही हाल पॉलिटिशियंस का है। बहुत कम है जो इतने साफ और पारदर्शी जीवन जिए हैं कि आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये सारे दुनिया में यही हो रहा है, ठीक है। भारत में भी कोई छुटे हुए नहीं है। हमारे तो बहुत आसानी से बिकते हैं, मीडिया वाले भी, एकेडमिक्स भी, और पॉलिटिशियन भी, और ब्यूरोक्रेट्स भी। यही हाल ब्यूरोक्रेट्स के साथ करते हैं, टॉप नॉच। अभी आप देखिए ना, फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस, हमारे आर्मी जनरल्स की बेटियां और बीवियां उनको पैसा देंगे, उनको एनजीओ सेटअप कर देंगे। सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, इन सब के बच्चों को, इनके सबके परिवारों को अपने में आलिंगन में ले लेते हैं। सैम मानेकशॉ जैसे आर्मी जनरल की बेटी माया दारूवाला, अब देखिए ना, खेल खेलती है सोरोस के साथ और उन सारी ऐसी सब ग्लोबलिस्ट ताकतों के साथ, और हमेशा ह्यूमन राइट्स का चोगा पहन के आते हैं। तो एक तो कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा आसान होता है जिनको वोट की मोहताजी हो, और मेजॉरिटी वोट ऐसी गंदी चीज है कि आप सोचिए, जिस देश में एक संत महात्मा की वोट और एक गुंडे बदमाश आतिफ अहमद की वोट बराबर है, जो सिस्टम एक संत महात्मा को और एक माफिया डॉन को बराबर समझ के इक्वल वोट देता है, इक्वल राइट देता है, तो वो सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। दूसरा, गुंडे हमेशा, बदमाश, माफिया एकदम इकट्ठे होना उनके लिए आसान होता है। शरीफ इंसानों के लिए गैंग अप बड़ा मुश्किल होता है। डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ गैंगिंग अप, और खरीद बेच वोटों की, जो भी मोहताज हो जाता है। मुझे क्यों नफरत है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से? देखिए, लीडर जब
मेजॉरिटी वोट का मोहताज हो गया कि भैया 10 वोट भी उधर ना चले जाएं, वो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, गुंडे मवाली को अपनी तरफ बनाना पड़े, उनके साथ डीलिंग करनी पड़े. You don't want to risk even 100 votes going the other side. ऐसे सिस्टम में बहादुर नेताओं का खड़े हो पाना आसान नहीं है. इतनी एक्सपेंसिव गेम है ये डेमोक्रेसी, करोड़ों रुपया खा जाती है. एक म्युनिसिपल चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं. जब आप लाखों करोड़ों खर्च करेंगे तो बनाएंगे सीधे हाथ से तो नहीं, टेढ़े हाथ से बनाएंगे तो और 100 काम हो जाएंगे उसके गंदे इसके साथ साथ. तो ये सिस्टम वोट की भीख मांगने जब नेता जाता है, आप देखिए ना, दे ऑल टॉक इन सच अनडिग्निफाइड मैनर. तरस आता है. आप मुझे बताइए इनमें से कौन है जो डिग्निफाइड लगता है जब वो वोट की बटोरने निकलता है. क्या क्या फरेब नहीं करने पड़ते, क्या क्या नाटक नहीं करने पड़ते. किसी को जुनेऊ पहनना पड़ रहा है अपने कुर्ते के ऊपर और कोट के ऊपर, और किसी को माथे पे विभूति लगानी पड़ रही है. क्या क्या मतलब नौटंकिया. द पॉइंट इज द सिस्टम इज फ्लॉड इंट्रिंसिकली. और इसीलिए आज भी अगर आप किसी हिंदू से उससे पूछो कि आप अमेरिका की एडवांस डेमोक्रेसी में रहना चाहोगे कि राम राज्य, कौन जाना चाहेगा अमेरिका में. इट्स अ लैंड ऑफ क्राइम एंड स्कैम्स, डिसफंक्शनल सोसाइटी. इट्स अ डिसफंक्शनल सोसाइटी. और आप सोच सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहते अगर उनको वोट गैदरिंग करनी पड़ती हर वक्त है. खैर वो युग भी अलग था. The point is that the system is inherently flawed and it divides up society into warring gangs. Our political parties today act and behave like warring gangs. It's gang war going on. There's no healthy politics. They tear asunder the social fabric. हाल ये है हमारे सभी के परिवारों में कौन बीजेपी को वोट दे रहा है, कौन कांग्रेस को दे रहा है, कौन लेफ्ट को दे रहा है, कौन इसको देकर परिवार टूट रहे हैं, समाज टूटता है, मोहल्लेदारी बिगड़ती है. और जो एक सॉलिडारिटी रहती थी समाज में, मोहल्ले में, गांव में, वो सब छिन्न भिन्न कर दिए. तो मैं सोचती हूँ कि इस सिस्टम से बाहर सोचने की ताकत नहीं होगी तो सनातन बात मत करो. सनातन में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वेस्टमिंस्टर स्टाइल, ये बास्टर्डाइज्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी, और सनातन और धर्म ये साथ बैठ सकते ही नहीं हैं. दैट्स माय वेरी confirmed belief. एक्चुअली एज एकम सनातन भारत, जो हमने एक सनातन धर्म का पुनर्स्थापन पुनरुत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू किया है. अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मेरी बायो में लिंक है, प्लीज वहां जाए और रजिस्टर करें. हम फिर कनेक्टेड भी हो जाएंगे एंड वी विल हैव टुगेदर चेंज, हम सोसाइटी में ला पाएंगे. हम टेम्पल मूवमेंट पे आंदोलन भी शुरू करते हैं. मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं, जो वो सनातन भारत का जो आंदोलन रूप होना चाहिए उसमें मैं आपके साथ हूँ. पर मेरा ये मानना है कि ये जो अभी आप ठीक है, आपने पार्टी बनाई, आपको शुभकामनाएं, परंतु जब तक हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बाहर सोचने की क्षमता नहीं पैदा करते तब तक एक धार्मिक सिविलाइजेशन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के माध्यम से नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है. और आंदोलन के रूप में अगर सनातन बात चल रही होती ना धार्मिक, तो मैं ये बात ना कहती जो मैंने अभी
ये गैंग वॉर के बारे में कही है। मैम एक्चुअली ये आंदोलन ही है, बट इन डेमोक्रेसी जो है अभी एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, अगर उसमें चेंज लाना है तो दिस इज ओनली वे हमें पॉसिबल लगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड। हम दीदी ये आंदोलन ही है, और इस विषय में आपसे हम अलग से चर्चा कर लेंगे, आपका समय लेकर के, आपसे अनुमति लेके। तो आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से हमारे फेजेस हैं, वो हर स्पेस में हम नहीं बता सकते। विषय इतना गंभीर है और उसके आंसर शॉर्ट में नहीं हो सकते, दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। और इतना पेशेंस दिखा के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल दोज गाइज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस वंडरफुल डिस्कशन। व्लादिमीर जी अनम्यूट करके बोलें। प्रणाम मधु जी, इट्स नाइस टू सी यू आर वेल एंड अच्छे हो आप। तो मेरा एक प्रश्न था मधु जी आपसे। मैं संपूर्ण सहमत हूँ आप जो बोल रहे हैं, और आपका पुस्तक का जो पैटर्न है वो सारा भारत में हम लोग देख रहे हैं। इसी हफ्ते में 3 जगह सेम चीज हम लोग देखे। तो मेरा बात यही है कि पॉलिसी चेंजेस समझ लीजिए हम लोग अभी कर नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे बोले सिस्टम चेंज वो टाइम लगेगा। लेकिन एज अ एट अ पर्सनल लेवल और एज अ सोसाइटी हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि ये हम लोगों का सर्वाइवल आसान हो। सबसे पहले आई थिंक हमें आत्मरक्षा की तैयारी, हम पुलिस पे नहीं काउंट कर सकते। अगर देखिए ये जो सारी कहानी मैंने कथुआ की बताई, या जो माया कोडनानी की, या कर्नल पुरोहित के साथ को दर्जनों और केस बता सकती हूँ। इसमें पुलिस की और जुडिशरी की अहम भूमिका रही है तबाही की तरफ ले जाने में। तो हमें एक तरफ हमारी स्टेट मशीनरी, कोई भी पार्टी हो पावर में, बहुत बुरी तरह से सड़ गल चुकी है। दूसरी तरफ जो इस देश के दुश्मन है वो सिविल वॉर की तैयारी में पूरी कब से लैस है। ऐसे ही नहीं उन्होंने कह दिया एक तरफ कि 2047 तक हमारा गजवा हिंद कंप्लीट होगा और पूरा इस्लामीकरण भारत का। दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज का भी खुला एजेंडा है, जो मणिपुर में आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो भी प्लांटिंग चर्चेस जिस तेजी से कर रहे हैं, और ऐसा ही उन्होंने नैरेटिव खापों के खिलाफ चलाया था। वो भी मेरी किताब इसी साल में आएगी। तो हम हिंदू समाज जो है निहत्थे होके बैठ गए हैं और हम सोचते हैं कि बस सरकार सब कुछ करेगी। इस्लामिस्ट डोंट वेट फॉर सरकार, वो सरकार को अपने तलवे चटाते हैं। वो उनके मोहल्ले में जाके किसी को अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं है कि पुलिस चली भी जाए शाहीन बाग में किसी को अरेस्ट करने। अब योगी जी थोड़े बहुत करामात दिखा रहे हैं, बट यू नो हु नोस कितने दिन योगी जी को भी टिकने देंगे ये। बाय एंड लार्ज हिंदूज आर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, और जब हम ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऊपर से गाज गिरती है। बिना ज्यादा बोले तैयारी करना, हम करते क्या है कि बोलना शुरू कर देते हैं ज्यादा और करते कम है। एवरी मोहल्ला नीड्स टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर इट्स सेल्फ डिफेंस, और ये तभी हो पाएगा सेल्फ डिफेंस की जो हम बात करते हैं कि हिंदू ये बात समझ लें कि अदालतें या पुलिस हमारे साथ नहीं खड़े होने वाले, और हमें जाना ही नहीं है यहाँ तक। कम से कम अपने घर के पारिवारिक समाज टूटने का एक बड़ा कारण है कि हिंदू समाज बहुत तेजी से हर चीज के लिए पुलिस थाने पहुंच जाता है। अपने भाई भाई की लड़ाई में, मियाँ बीवी के लड़ाई में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगते हैं, और वहां पे परिवार टूटते हैं, समाज टूटता है। अगर और कुछ नहीं, हिंदू समाज यही प्रण कर ले कि मोहल्ले की बात वहीं पे और परिवार की बात कोर्ट कचहरी नहीं जाएगी, समाज जो हमें जोड़ के रखना है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, हिंदू समाज और कुछ न भी करे, यही कर ले कि अपने अंदरूनी झगड़े बाहर नहीं जाएंगे, उसको सुलझाना सामाजिक तरीकों से, जैसे पुरानी सामाजिक पंचायतें हुआ करती थी। और ये था हिंदुओं में कि शरीफ लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते,
ये जो हमने सामाजिक संस्थाएं जो हमारी रही हैं, जो समझौते भी करा लेती थी, घर के झगड़े भी बाहर नहीं जाने देती थी, मोहल्लेदारी भी बनी रहती थी। ये नहीं कि कार पार्किंग पे झगड़ा हुआ तो उसका सर फोड़ा, बंदूक चला दी, पुलिस थाने पहुंच गए, कोर्ट के हर चीज पे हिंदू पागल हो गए हैं। समाज को जोड़ेंगे तो सनातन धर्म की ओर चलेंगे। टूटे हुए समाज को लेकर, और ये पार्टी पॉलिटिक्स तोड़ रही है हमारे समाज को। आप देखिए ना, हमारे ही घर में, मेरे ही घर में ऐसे लोग हैं जो आपस में बात नहीं करते, क्योंकि कोई भाजपा का है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई कांग्रेस है। बात करना छोड़ दिया लोगों ने आपस में। इतनी बुरी तरह परिवार टूट रहे हैं हमारे, परिवार टूट रहे हैं, मोहल्लेदारी खत्म हो रही है, समाज टूट रहा है, और अपनी आत्मरक्षा कर ही नहीं सकता टूटा समाज। दूसरी तरफ वो इतने इकट्ठे हैं कि अपने क्रिमिनल्स के लिए भी भारी संख्या में आ जाते हैं। आप देखिए ना, ये जो फर्क है ना, ये बहुत हमको कमजोर कर रहा है। अनमोल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपको रोक लिया गया था मेरे द्वारा, और बाद में बाइके जी के पास चलते हैं। जी जी मैम मैम सर, मेरा सवाल मधु मैम से ही है कि मैम कह रही है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास मतलब वो पावर, मतलब जैसे ऑर्गेनाइज होती है गवर्नमेंट तो एक तरीके से कि वो किसी पे भी एक्शन पूरी तरीके से ले सकती है। तो हम तो गवर्नमेंट की वही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ही कर सकती है उसमें तो काम, क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें सारे काम भी करने हैं, घर भी देखना है। तो हम कैसे मतलब कर सकते हैं, और कि गवर्नमेंट को ही हम तो कह सकते हैं। तो और आपको लगता है राजे कि मुस्लिम समाज पढ़ाई नहीं कर रहा? वो आपसे बहुत आगे पहुंच गया पढ़ाई में। आपको लगता है वो बिजनेस नहीं कर रहे? वो आपसे बहुत आगे हैं, उन्होंने पूरी इकोनॉमी पे अपने कब्जे कर लिए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि उनके सामाजिक जो ताना बाना है वो उसको नहीं तोड़ने दे रहे, बल्कि मजबूत किए जा रहे हैं। और सामाजिक ताना बाना अगर हम तोड़ के रखेंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा भला नहीं कर सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भला कर सकती। अगर मान लीजिए, आप खुद का सोचिए, आपके साथ कल कोई ज्यादती होती है, मान लीजिए कल मेरी या आपकी बेटी या बहन को उठा के ले जा रहे हैं, या हमारी जमीन हथिया रहे हैं मजहबी, आपको लगता है कि आपके पड़ोसी तुरंत आ जाएंगे 500 आपके बचाव में कि कैसे हमारे मोहल्ले की लड़की को तुम छेड़ भी सकते हो? आएंगे? नहीं, कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, झूठा। वहां उनके यहाँ पुलिस नहीं घुस सकती किसी क्रिमिनल को पकड़ने, वो क्रिमिनल्स के लिए भी खड़े हो जाते हैं। हम शंकराचार्य जी के लिए भी नहीं खड़े हुए, क्यों? क्योंकि उनपे भी आरोप लग गया था जी, बाद में हुआ सिद्ध, झूठा आरोप था। पर आप सोचिए किस तरह बेरहमी से दिवाली की रात को शंकराचार्य को पुलिस घसीट के लेके जाती है, और 5,000, 15,000, 50,000, 5 लाख लोग सड़क पे होने चाहिए थे कि नहीं? अगले दिन नहीं आए। जब हम शंकराचार्य के लिए नहीं खड़े हो सकते, जिनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, इनके इनके जैसे मस्जिदों में जैसे जो हरकतें होती हैं, ऐसा तो नहीं है ना हमारे यहाँ शंकराचार्य जी का कोई ऐसा पुराना इतिहास रहा हो। तो पड़ोस से कोई लेन देन नहीं, हमारा परिवार टूटते जा रहे हैं, तो फिर क्या सनातन? सनातन कैसे रहेगा? सनातन कौन सा धर्म? धर्म परिवार और समाज में होता है ना। समाज की मान्यताएं जब सात्विक होती हैं तो धर्म पनपता है। समाज में भाई भाई एक दूसरे के खून का प्यासा है, छोटी सी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो क्या सनातन धर्म आएगा? समाज को पुष्ट करेंगे, मान्यताएं उसकी अगर पटरी पे आएंगी तो सनातन धर्म पुष्ट होगा।
मैम हमारी जो परवरिश होती है तो वो इसी वे में होती जाती है ना, पहले पढ़ाई करो फिर जॉब ले लो, फिर अपनी वो करते जाओ जॉब, और फिर बस हो गया बस काम। तो फिर सनातन भूल जाओ ना, फिर धर्म की बात मत करो। यही मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी बात गलत है, यही ट्रेजेडी है। मेरा यही कहना है कि ट्रेजेडी यही है हमारे समाज की, कि अपने जॉब से, अपवर्ड मोबिलिटी से फुर्सत ही नहीं किसी को। ये आपकी सिर्फ बात नहीं, मेरे घर में भी जो नौजवान बच्चे हैं वो इसी दिशा में लगे हैं ना, कि करियर बना लें, ये कर लें, वो कर लें। मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मान लो। मैम अब हमारे घर में ना पूरे दिन मतलब कम से कम 12 घंटे तो यही बात चलती है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, पर कर कुछ नहीं सकते। कर कुछ क्यों नहीं सकते? मैं कह रही हूँ और कुछ नहीं। पहले अपनी जाति बिरादरी तो इकट्ठी हो सकती है कि नहीं, पड़ोस में एका तो कर सकते हैं कि नहीं, कोई कोशिश तो करे ना। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, अब देखिए, आसाराम बापू ने बहुत प्रखर आवाज उठाई थी धर्मांतरण के खिलाफ, बहुत खुल के बोलते थे, दैट आई हैव सीन। और ऐसा झूठा फरेबी केस उन पे डाला हुआ है, बताओ, बेल नहीं दे रहे उनको, बेल तक नहीं दे रहे। यही हाल राम रहीम के साथ किया। अब मुझे नहीं पता और क्या बातें हैं, पर ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि मिशनरी माफिया उनके पीछे पड़ा, क्योंकि उन्होंने पंजाब, हरियाणा और इस बेल्ट की एससी समाज को, जिनको ये एससी बोलते हैं और जिनको कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ के माफिया लगे हुए हैं, उन्होंने संजो के रखा हुआ था बहुत सुंदरता से। उनके इकोनॉमिक वेलबींग, उनकी एजुकेशनल वेलबींग, ही सेट अप अ होल एम्पायर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। और देखिए क्या किया। और उसके बाद से देखिए, उनके जाने के बाद और खापों के खिलाफ जो सारा चला, किस तेजी से धर्मांतरण हो रहा है हरियाणा पंजाब में। और केवल एक मेरी आवाज उठी इस पर भी, खापों के फेवर में। वैसे खापे भी बहुत उजड़ हो चुकी हैं, पर कम से कम अगर वो चाहें तो एक सिस्टम था, उसको भी तबाह पॉलिटिशियंस ने कर दिया। और कोर्ट में खापों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे केस ले गए, क्योंकि वो एक सामाजिक बंधन अगर बना रहता, धर्मांतरण पर रोक समाज लगा सकता था, उनको तोड़ना था, तोड़ा गया। पॉलिटिशियन यही कर रहे हैं, पॉलिटिशियन यही कर रहे हैं। हमारी रेजिडेंट एसोसिएशन में भी एक पॉलिटिशियन घुस जाता है तो एकदम फिर शुरू हो जाती है समाज को, पड़ोस को तोड़ मोड़ के करने की। कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, कौन लेफ्ट, कौन ये। ऐसे समाज टूटते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में बन के। और कम से कम सांझी बातों पे इकट्ठे रहे, वो भी नहीं हमारे समाज में रही ना बात, कि सांझे कौन से खतरे हैं आज हमारे भारत देश में। कैन यू इमेजिन, इस बात पे भी नहीं सहमति कि हमारे सांझे खतरे कौन से हैं देश के ऊपर, ये भी नहीं है। ये ऐसी, ये इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? रूल ऑफ द पीपल? इफ यू एंड आई फील सो हेल्पलेस that we don't matter. My vote, what does it matter? I don't even want to spit on it. What does my vote matter? The vote matters of mafia dons who organize their societies very well and become a powerful vote bank. वो नचाते हैं, या कॉर्पोरेट माफियाज जो खरीद सकते हैं पॉलिटिशियंस को। हमारी तुम्हारी क्या प्रसाद है? कुछ नहीं है। तो समाज जोड़ेंगे तब बात बनेगी। That to me is the main message that I want to give. बहुत टूटा समाज है आज। जिस तरह जम्मू उठ खड़ा हुआ था, अब दोबारा मुझे नहीं लग रहा उठ खड़ा होगा कोई ऐसे। बहुत टाइम लगेगा जम्मू को उठ खड़े होने में। तोड़ा गया वो जो एक स्पॉन्टेनियस अपसर्ज था, हजारों लोग आ रहे हैं कि ये ज्यादती हो रही है इन मासूमों के साथ, जम्मू बंद हो रहा है। मैं बताऊं, अगर आज हमारे चीफ जस्टिस पे इस तरह के इल्जाम कोई लगा दे जो सांझी राम पे लगे हैं, आपको लगता है कि खान मार्केट भी बंद होगी? ना। कोई दिल्ली बंद होगा? ना।
कोई उनकी कम्युनिटी आके कुछ कहेगी ना। पर आखिर जम्मू बंद हुआ क्योंकि बार एसोसिएशन ने कॉल दी। 50-50 हजार लोग कई बार इकट्ठे हुए क्योंकि उनको लगा अन्याय है, उनको कोई लीड करने वाले थे नेता। आज उन नेताओं को इतना कुचल दिया गया है जम्मू में। चौधरी लाल सिंह द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल, सलाथिया जी अनदर वन। किसी की उठ के खड़े होने की ताकत नहीं। और ये किसने किया? पार्टी पॉलिटिक्स ने समाज को कुचला। ये सीधा पाकिस्तानियों ने नहीं आके कुचला, पर पाकिस्तानी एजेंडा को चलाने के लिए वो हमारी पार्टी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एजेंडा तो पाकिस्तानी था ना, डेमोग्राफिक इन्वेजन का। पाकिस्तान हमारी सब पार्टियों पे कब्जा किए हुए है। क्यों? हमारा समाज टूटा हुआ है, इसलिए कोई पॉलिटिशियन हमारी परवाह नहीं करता। थैंक यू मैम। लेट्स गो फॉरवर्ड टू वाइके सर। वाइके सर प्लीज आप अपना क्वेश्चन या कमेंट रखें। जी थैंक यू। नमस्कार हार्दिक जी और सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे पहले तो एक छोटी सी बात ये कहनी है कि अभी जो मैंने जब मधु मैम आई हैं दोबारा, उसके बाद से जो उन्होंने एक एक शब्द बोला है तो करीब करीब आई कांट फाइंड फॉल्ट विद द आई थिंक एनी ऑफ व्हाट शी सेड, सो आई एग्री विद हर थिंग्स एंटायरली। ये जो समाज के ऊपर उन्होंने एक बात करी है, वाकई वो असली वही प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि जहां हम एकत्रित इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद तो कोई सा भी चैलेंज हो वो फिर हमारे लिए पार पाना बहुत आसान है। और एक जो उनकी परिकल्पना पहले थी राम राज्य की वर्सेस दिस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, दैट सिस्टम दैट वी आर हैविंग, हालांकि ये सिस्टम ऐसा है जो एट द कॉस्ट ऑफ मैच्योरिटी हमें दिया गया था 26 जन 50 को ऑनवर्ड्स, तो वो उसमें है बहुत खामियां हैं, बहुत हमारी उसमें खिलाफ सब कुछ है। अब वो कैसे उनकी परिकल्पना को कैसे हम सच्चाई में ला सकते हैं राम राज्य वाली, वो एक अलग विषय है। जैसे उन्होंने खुद कहा कि समय लगेगा, पर मैं उनकी बातों पर बहुत ज्यादा कोई बहस नहीं करूंगा, बस एग्री करने की बात थी बहुत सी कई बातों को। लेकिन इनसे पहले एक विंग कमांडर साहब अपने वक्तव्य में एक बात उन्होंने बोली कि हमारी सरकार जॉर्ज सोरोस को फंड कर रही है। तो ये मुझे एक उनसे क्लैरिफिकेशन लेनी है कि ये उन्होंने किस हिसाब से, किस प्रूफ के हिसाब से कहा है। काइंडली एनलाइटन मी बिकॉज आई वुड बी बेनिफिटेड एंड मे बी आई यूज दैट एज माय इंफॉर्मेशन सोर्स। हाँ जी मैम, मैम। आपने सुना वाइके जी ने एक क्वेश्चन आपसे रेज किया है। नहीं, मैंने मैडम से रेज नहीं किया, विंग कमांडर साहब ने बोला था कि हमारी भारत सरकार जॉर्ज सोरोस को फंड कर रही है। मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट इज द सोर्स और द प्रूफ दैट ही हैज, सो दैट वी कैन बी, So आई नीडेड टू बी एनलाइटेंड, wing commander ji is not on a mic right now, But so let me let tell me he you, just let left, me he answer just left. that very briefly. Let me answer that. सिर्फ लॉर्ड जॉर्ज सोरोस छोड़ो, इनका सारा जो कॉर्पोरेट माफिया है। अब देखिए, हमारे अरबों रुपए खर्च हुए ये आनन फानन में, उल्टी सीधी वैक्सीन बनाने में, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। किसको फायदा हो रहा है? ये जो सारा फार्मा माफिया नई नई बीमारियां इजाद कर रहा है, ऐसी बीमारियां जहां वो कहते हैं अब ये वायरस जो है ना, अब ये आएगा 3 महीने बाद ना, ये बूढ़ों को अटैक करेगा, इसलिए अब बूढ़ों को शुरू कर दो। ये गली के गुंडे ऐसे करते हैं कि मैं आऊंगा अगले हफ्ते फिर देख लूंगा। वायरस ऐसे करते हैं। फिर नहीं, अब बच्चों की बारी आने वाली है, अब बच्चों को, स्कूली बच्चों को भी करो वैक्सीनेट। कितना अंधेर मचाया। जबकि आयुर्वेद में बाबा रामदेव ने जब कहा कि हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ये कोरोनिल किट, और वो सही है, मैंने तो वही इस्तेमाल की, हमने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और आप इम्यून सिस्टम बढ़ाइए और उसके लिए ये कीजिए, आपको कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं, कोई मास्क की जरूरत नहीं। नहीं सुना। अरबों रुपया खर्च हुआ, हमारे अस्पताल बाकी सब कुछ भूल के पूरी तरह। एंड यू नो व्हाट अ बिग स्कैम, ग्लोबल स्कैम इट इज। तो किसका फायदा हुआ? इस देश के धनराशि गई, कितनी बेवजह मौतें हुई, कोई जरूरत नहीं थी जिनको अस्पताल में जाने की। पैनिक में, आनंद फानन में, वो मास्किंग, वो नीले नीले गाउन, मतलब क्या भूत बना दिया।
और लोगों को इतना दहशत कर दी, माँ पिता के पास आप नहीं जा रही अगर वो बीमार है। आप सोचो कितनी लाशें बिना फैमिली के फेंक दी गई कि जला दे कोई भी पुलिस जाके, या कोई भी। हमारे समाज की क्या हालत कर दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नॉनसेंसिकल, झूठा। ये वायरस मैन मेड क्रिएटेड ही नहीं, इट वाज अ स्कैम ऑफ द टॉलेस्ट ऑर्डर। और दुनिया की हर सरकार पागल हो गई, इंक्लूडिंग भारत सरकार। तो पैसा तो यहाँ का भी गया ना, लगा ना उसमें। मैडम पैसा तो हमारा अपना ही, हमने खुद इन्वेंट किया ना वैक्सीन अपना, तो उसमें हमने जॉर्ज सोरोस को कहाँ से फंड दिया, मुझे ये समझना है जी, बस। मैं कह रही हूँ ग्लोबली सारे दुनिया ने तो फाइजर 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 किया। और ये जो हमारे भी हैं फार्मा लॉबी, ये उसी ग्लोबलिस्ट लॉबी का हिस्सा हैं और वो एजेंडा चलाते हैं। इनकी हिम्मत है क्या कहने की कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, और हमने जो तुम्हें वैक्सीन बना के दी है इसका कोई हम टेस्ट भी नहीं किया है, हम ऐसे ही ठोक रहे हैं तुम पे। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, और 10 और चीजें मैं बता सकती हूँ। ये तो सब भुगते हैं, ग्लोबली भुगते हैं। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में आप झूठा स्केयर करके हर एक को वैक्सीनेट कर दो, उसका पूरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये जो वैक्सीन दी है इसके क्या क्या असर निकल रहे हैं अमेरिका में, इस पे अब इंक्वायरीज शुरू हो चुकी है, भयंकर इंक्वायरीज शुरू हो रही है। The point I'm making is, it's not just one George Soros. There's a whole globalist agenda runners, और वर्ल्ड सोशल फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनकी जो पकड़ है, ये पूरा एक माफिया बैठा है, कॉर्पोरेट माफिया। और हमारे लोग, हमारी सरकारें वहां जाके उनके साथ बैठ के उनकी हाँ में मिलाने में बहुत फख्र समझते हैं अपने आप को। और वो चला रहे हैं एजेंडा, वो खुल के कह रहे हैं कि अब कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर ये हमारा अप्रूव्ड कैंडिडेट ही होगा। I mean, they've openly declared the world doesn't need more than 10% of its current population. ये उनका एजेंडा है और चल रहे हैं उसी दिशा में। The Ma'am, point I'm making is that it's not just one George Soros. It's not just एक्चुअली George Soros. एक्चुअली वाईके जी का बट मैम टू हैव अ क्लेम, एक सेकंड वाईके जी का क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट देन वी आर आंसरिंग। तो उनका क्वेश्चन है टूवर्ड्स विंग कमांडर जी और बड़ा स्पेसिफिक है। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसमें वाईके जी कुछ आई डोंट नो क्या क्वेश्चन था और क्या उनका स्टेटमेंट था, उसमें वाईके जी वांट टू आस्क क्वेश्चन टू डायरेक्टली विंग कमांडर जी। इट्स क्वाइट डिफरेंट लिटरली। तो वाईके जी, विंग कमांडर इज बैक, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। मेरा ये प्रश्न है विंग कमांडर साहब से। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि हमारी भारत सरकार जॉर्ज सोरोस को फंड कर रही है, तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर हिज सोर्सेज एंड proof so that we can be enlightened about that for wider acceptability. Till Wing Commander joins us, can I please share with you that Covishield was made by Aadhar Poonawala's company, and in that company there is also an investment from UK, which in itself has an investment from Bill Gates. And please remember that when we started receiving the vaccines, if you needed to travel abroad, then Covaxin was not considered good enough for that. You did not get immunity from getting yourself tested. Only Covishield did. So, in a way, everything that happened in India, Bill Gates was a very big part. And I think what Madhu ma'am is trying to say, that they're like a cabal. There's different faces. Like, for example, all our Aadhaar cards, the retina scan of our Aadhaar cards was done by a Bill Gates company. So such information which should be so well protected, he has privy to all of that. He has privy to through our Aadhaar, he has privy to so much of our information. So tomorrow if he wants to secure any sort of very very uh, important information about any of us, he can. So he's been given access. You'll be surprised to know, sir, that
there's a program that was started for children, which was called Khushi Baby. Khushi Baby was exactly that a baby would be given a locket which can be scanned by a healthcare provider to see how many inoculations that baby has got. That in itself was also a program which was done by Bill Gates. So I can carry on and on about the नहीं kind of नहीं या तो वाईके जी हैविंग अ क्वेश्चन कि आपने गवर्नमेंट को आपने कोई स्टेटमेंट में ऐसा बोला जब आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट फंड कर रही है जॉर्ज सोरोस को, तो उसके कोई प्रमाण है क्या नहीं है, या कैसे आप उसको आंसर कर पाएंगे? जी हाँ, मैंने जो ये बोला कि गवर्नमेंट फंड कर रही है जॉर्ज सोरोस को, तो मैंने ये भी बोला था वो यूएन के माध्यम से कर रही है कि मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया मैंने बताया गवर्नमेंट इज फंडिंग जॉर्ज सोरोस थ्रू यूएन। तो गवर्नमेंट यूएन को जो दे रही है पैसा, यूएन उसको जॉर्ज सोरोस की 2 संस्थाओं को दे रहा है। ये मैं अपने ट्विटर में डाल दूंगा थोड़ी देर बाद व्हेन आई रीच प्रयागराज। ये तो एक अलग ही बात हो गई। वो तो गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड गिव्स इट्स ड्यू शेयर टू द यूएन, एंड देन वो तो एक अलग इशू हो गया। पहले आपने किस नहीं, अलग इशू नहीं है। अलग इशू किस लिए नहीं है कि यू कैन ऑलवेज, अ गवर्नमेंट कैन ऑलवेज ऑब्जेक्ट दैट दिस मनी शुड नॉट बी गिवन टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ये उसका प्रिविलेज होता है और ये प्रोटोकॉल होता है कि यूएन उसको मानेगा। आप भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है आज की, है कि छोटा सा कोई इंटाइटी हो जिसका कुछ भी वर्ल्ड इकोनॉमी में जिसका कोई से ना हो, वर्ल्ड मिलिट्री में कोई से ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर फ्यू थिंग्स, उनको एलिबाई कहते हैं। द फंड कैन बी रेज्ड विद द एलिबाइज। तो एलिबाइज कोई अगर गवर्नमेंट देती तो वैसा ना होता। चले, आई थिंक वाईके जी इज इनफ आंसर तो हो गया, और वो ट्वीट भी कर देंगे, यू कैन रीड कि क्या वो लिख रहा है, एंड यू माइट हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन इन फ्यूचर। सो हम और कोई बोलना चाहेगा, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी आके बैठे। हाँ, तो पहले दिवाकर जी के पास चलेंगे, और फिर जिसको बोलना है हाथ उठा लेना, नहीं तो माइक नहीं दूंगा। दिवाकर जी प्लीज। हेलो जी। तो मधु मैम नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि जितनी भी ये इलीगल एक्टिविटीज या चीजों को मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें पैसे का बहुत खर्च होता है, नो डाउट। तो क्या हम ये समझें स्टार्टिंग से कि जो अरब वाले लोग जो चीजों को मैनेज करते हैं मोहल्ले में जाके भी और मस्जिदों में भी फंडिंग जा रही है, तो क्या ये पेट्रोल ही या जो तेल है वही हमारी बर्बादी का कारण है? जब तक ये अरब वर्ल्ड फटीचर था तब तक इतनी एग्रेशन नहीं दिखती थी, कम थी। अब तो उनको लगता है कि दे हैव लेजिटिमेट राइट टू रूल बिकॉज पेट्रो डॉलर्स का जो इन्फ्लक्स हुआ। और अब वो यूनिवर्सिटीज देखिए, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज, यूरोप की यूनिवर्सिटीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मीडिया हाउसेस सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का ही है कमाल। उसके साथ साथ ये जो ज़कात का फंड होता है ना इनका, बिकॉज इफ यू लुक एट इवन इंडिया या कहीं पे भी मुस्लिम्स बहुत अपवर्डली मोबाइल हैं। और आप देखिए हिंदू जो हैं, क्योंकि इस नौकरी के चक्कर में एक चपरासी की नौकरी कर लेंगे पर हाथ का काम नहीं करना। हमारी जो सारी हस्तकलाएं थी, स्किल्ड वर्कफोर्स जो था, सारा कन्वर्जन माफिया ने अपनी तरफ कर लिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। द बेस्ट आर्टिजन्स, द बेस्ट टेलर्स, द बेस्ट प्लम्बर्स, द बेस्ट वीवर्स, द बेस्ट हाथ के काम करने वाले जितने भी हैं, और ये सब अपवर्डली मोबाइल होते हैं। हम अभी भी मूर्खों की तरह इन्हें पंचर वाला कहते हैं। पर जो व्यक्ति एक पंचर की दुकान से शुरू करता है ना, 10 साल में वो एक पूरा गैराज बना लेता है। वो पंचर शुरू कर लेगा, पंचर में इनकम बड़ी है। आप जरा काउंट कीजिए दिन में एक पंचर वाला कितना कमाता है। बहुत जल्दी वो फिर एक अच्छी खासी वर्कशॉप खड़ी कर लेगा। और जो हम मूर्ख हिंदू सोचते हैं कि एक चपड़ासी की नौकरी ले लें, वो चपड़ासी रह जाते हैं फिर सारी जिंदगी, है ना। तो अपवर्डली मोबाइल है, पैसा बहुत कमा रहे हैं, और दे आर इकोनॉमिकली नाउ मच मच बेटर देन हिंदूज।
तो ज़कात का पैसा, क्योंकि हर मुसलमान देता ही देता है, वो भी अरबों में कमाई है, ग्लोबली इनकी अरबों में जाती है, तो दे हैव इनॉर्मस रिसोर्सेज एट देयर कमांड। दूसरा, लूट करना इनको आता ही है किसी की। अब जैसे वक्फ के माध्यम से ऑफिशियली भारत सरकार का कानून इस्तेमाल करके लूट लेते हैं किसी की भी जमीन, कुछ नहीं कर सकते, सोए रहे। सो लूट की भी महारथी हैं ये, और काम में भी आज के दिन आपको बड़ी मुश्किल है। अगर आपने कोई भी काम करवाना है, आपको घर बनवाना है, तो कारपेंटर चाहिए, ठेकेदार चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो you have to go to them. And we are losing skills, we are losing entrepreneurial genius. They have taken our best talented people, और मार्शल जितने ग्रुप्स थे हमारे, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी जो लड़ाकू ग्रुप होते हैं ना, जो रजवाड़ों की फौजों में होते थे, उनको पूरी तरह से। सो वी आर टुडे लेफ्ट स्किललेस। अब सरकार करेगी हमें स्किल इंडिया, 3 महीने का कोई कोर्स करा के कहते हैं जी स्किल करा लेंगे। स्किल्स आर लाइफ टाइम अचीवमेंट। हाँ, ऐसे नहीं स्किल आते हैं कि सरकारी कोर्स से। जो सरकार बीए एमए के बच्चों को इतनी घटिया एजुकेशन देती है कि कहीं के लायक नहीं होते, इंजीनियर भी नौकरी के लायक नहीं है। The point I'm making is that they have too many sources and they are very systematically capturing economic levers of every society, फिर intellectual levers of every society। हम इतने मूर्ख हैं, हमें पता ही नहीं चला, अभी भी पंचर वाला करते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल, कोलंबिया, सबके अपने कब्जे में कर रखा है। CNN, BBC, कौन सी संस्था है हमारे देश के अंदर भी, हमारे बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल्स, जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करें? तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे बड़ी बात है, मोर देन मनी। There are brains, the best brains, they are putting to use for long term planning। जब वो कहते हैं 2047 तक हमें हिंदुस्तान पे इस्लामीकरण पूरा करना है, दे हैव प्लान सिस्टमैटिकली। हर साल इतने लाख हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर बाकियों को तो मार धाड़ कर देंगे। हमारे पास अपने सेल्फ डिफेंस का भी प्लान नहीं है। अभी जैसे मैंने बात की थी, तो मेरे प्यारे भाई ने कहा कि हम नौकरी करें, अपनी रोजी कमाएं, अपने परिवार पालें, कि अपनी सेल्फ डिफेंस सोचें, या वैसे हम सोचेंगे सरकार ही करे। हम सरकार पे छोड़ते हैं, वो सरकारों को अपने कदमों पे लाकर खड़ा कर रखते हैं। ये फर्क है। तो financially they are much better off, intellectually they are much better off, their determination and will for power, their determination to rule the world and willing to sacrifice whatever it takes, that's what makes them। वो ना मारने से डरते हैं, ना मरने से। हम कॉकरोच मारने से भी डरते हैं और चूहे के काटने से भी डरते हैं। तो बराबरी इस वक्त इसलिए नहीं हो पा रही। नहीं, इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ही ईद में जो मारना काटना सिखा देते हैं, उसकी वजह से ये ना मरने से डरते हैं ना मारने से। और ये 1 साल तक जब किसी जानवर को पालते हैं तो उससे एक तरीके से लगाव हो जाता है, और फिर उसी को अपने हाथ से जब काटते हैं तो ये एक रोबोट में परिवर्तित हो जाते हैं इनके पूरे बच्चे। इनके अंदर रहम की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। तो ये बात तो कंप्लीटली एग्री है, इसीलिए ये किसी के दोस्त ना हुए हैं और ना होंगे। हाँ, पर देखो एक बात ये मत भूलो, इतनी विकृतियां हिंदू समाज ने ले ली हैं। बीवी को पीटना फॉर एग्जाम्पल, बलात्कार का कल्चर। हमारे यहाँ द्रौपदी का केवल चीर हरण हुआ था तो महाभारत वॉर हो गया। यहाँ आज देखिए कितना रैम्पेंट हो गया, पोर्नोग्राफी, रेप, माँ बहन की गाली। ये इस्लामीकरण है ना हमारी जबान का। माँ बहन की गाली कोई हिंदू सोच भी सकता है?
अगर वो थोड़ा भी धर्म से अपनी मान्यताओं में लिप्त हो, माँ को जिस तरह के शब्द माँ बहन की गाली, कितना डीप रूटेड इस्लामीकरण हुआ है कि हमारे पंक्चुएशन के रूप में करते हैं सोचे बिना। और रेप कल्चर, पोर्नोग्राफी, हमारे परिवार कंट्रोल कर पा रहे हैं ना? तो आप सोचिए कि सब गंदगी तो ले ली उनसे, सब गंदगी तो ले ली, रेप कल्चर ले लिया, नहीं था। आप प्री इस्लामिक वर्ल्ड में हमारे कोई पुराण में कहा कोई रेप की एक भी इंसिडेंट बता दीजिए, नहीं है, कहीं भी बयान नहीं है। और जहां थोड़ा भी अभद्रता का हुआ है वहां पे तुरंत वध हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने टॉलरेट किया है। इतनी लो लेवल मतलब एक्सेप्टेंस थी स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर। अब क्या है हमारा इंडिया टुडे अ जायंट ब्रॉथल। हमारे घर की लड़कियां सेक्स रैकेट्स में जिस तरह फंसी हुई हैं, क्या बुरा हाल है। सिर्फ ये लव जिहाद का मसला नहीं है। और जहां पुरुष अपनी बेटियों को, बहनों को, यहाँ भी इतना भी उनका नहीं अधिकार रह जाता कि कम से कम सेक्स रैकेट्स में न फंसो, कम से कम इज्जतदार रिश्ते बनाने सीखो। वो भी खत्म है। शादी ब्याह का क्या हाल है आप देखिए। शुरू बात हुई थी डाउरी मर्डर, वाइफ मर्डर, फिर कानून बने, अब उल्टा कि झूठे केस पे पूरे के पूरे परिवार को बंद करवाओ। क्या हाल कर दिया हमने अपने परिवार व्यवस्था का। और मैं इसलिए रो रही हूँ इसका चीत्कार, क्योंकि अकेली वॉइस रही है मेरी। इतना लिखा है इसके बारे में, इतना बोला है, और मानुषी ने तो अपना माथा खपा दिया। पर फेमिनिस्ट के पास भी विदेशों से बड़ा फंड आता था, और सारी पार्टियां भी चल पड़ती हैं लेफ्ट एजेंडा को देख के मंत्रमुग्ध होके। कोई नहीं सुनता था, आज भी कहाँ सुनते। अगर कहो कि ये जो कानून बनाए हैं हमारे सोशल लेजिस्लेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदू कोड बिल, ये बहुत जालिम है हमारे समाज को तोड़ने के लिए। किसी ने सोचा भी नहीं, इतने इतने बड़े कानून बन गए। एंटी डाउरी लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, दे साउंड गुड बट दे हॉरिबल। और मैंने इतना कुछ इसके बारे में लिखा है। हमारा समाज सोया रहा। ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओ काम करवा रहे थे, ये सारे इस्लामीकरण हो रहा था हमारे। और ये क्रिश्चियन जो हमारा कन्वर्जन माफिया है, they knew this is the only way they can convert। परिवार तोड़ो, कन्वर्ट बड़ आसानी से हो जाएंगे लोग। चुप रहे ना लोग, सोए रहे। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत चिल्लाई हूं मैं। 40 साल 45 साल केवल इन्हीं सवालों पर चिल्ला चिल्ला के कि सुन तो लो ये कर क्या रहे हैं। अब भी कितना जगह है। ये जो देखिए सेम सेक्स जेंडर मैरिज का जब 5 साल पहले से या 3-4 साल पहले से ये चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में केस, कोई हमारा हिंदू संगठन गया, इंटेलेक्चुअल गया, हिंदू स्कॉलर गया कि ये क्या बकवासबाजी चल रही है, कोर्ट में गया? अब बोल रहे हैं ये हमारी शादी हिंदू विवाह पद्धति बड़ी सेक्रेड है, संस्कारी है, फलां है, ढिमका। अरे उन जो हाल देखो हिंदू परिवार का आज के दिन, और जो कानून इतने लद चुके हैं, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं रोका, निप्ड इट इन द बड, क्यों नहीं वो स्कॉलरली जवाब दिया? और मैंने जब चैलेंज भी किए कई सारे ये कानून, आपको लगता है कोई सपोर्ट मिली? रेप लॉ को चैलेंज किया, मैरिटल रेप को स्मृति ईरानी जी ला रही थी बड़े धड़ल्ले से। जो भी थोड़ी बहुत हिम्मत करके गए कोर्ट में, खुद ही आर्ग्यू भी किया, पिटिशन भी सारी खुद ही बनाई। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कहाँ सपोर्ट आती है? सही बात है। जब खापों के लिए भी मैं गई, उनको पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ केस चल रहा है और खापों को बैन कराने का प्लान, सोए हुए थे। फिर मैंने मीटिंग्स बुलाई, फिर मैंने इंटरवेंशन पिटिशन डाली कि आपकी हिम्मत कैसे है कि 3 साल तक खापों के खिलाफ केस आप एक क्रिश्चियन एनजीओ के माध्यम से चलाते हैं, उनको बुलाते भी नहीं, पार्टी भी नहीं बुलाते बनाते। और
फिर मैं उनके बिहाफ पे मैंने कानून भी मतलब वकील भी किए, मैं भी गई एज अ पिटिशनर इन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ 6 खाप्स, आर्ग्यू भी किया मैंने, सारी पिटिशन मेरी ही ड्राफ्ट की हुई। अब द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, आपको लगता है कि खापों की अपनी सेल्फ डिफेंस, जब ये लगा कि अब केस बढ़ रहा है तो 2-3 आ गए अपस्टार्ट अनपढ़ से वकील उनकी तरफ से कि ये एनजीओ क्यों बोल रहे हैं हमारी तरफ से, हम बोलेंगे, और नॉनसेंस। अगर आप खापों की तरफ से फिर फाइनली हमारे अगर आप ड्राफ्ट देखें, आई डिड प्रॉपर स्टडी, जैसे अभी स्टडी की है ये किताब में, वैसे ही स्टडी करके दिखाया कि कितना झूठा नैरेटिव चल रहा है। तो फिर एकदम हीरो बनने के लिए उल्टे सीधे आनन फानन में जोकर आ गए, जो नए पढ़े लिखे अधपढ़े से लोग होते हैं, है ना, नॉट रियल स्कॉलर्स। आपको लगता है कि फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ही संभाल लो, और इनको बैन करने के लिए कानून, इनका जवाब भी अगर आप देखो रोना आएगा, खापों की तरफ से जो रिटर्न सबमिशंस दिए गए बाद में, जब मैं घुस चुकी थी, जब केस को स्टॉल करवा दिया था, जो उनके खिलाफ कानून लॉ कमीशन बना चुकी थी, उसको रुकवाया कि आप नहीं कर सकते, इनके जो रिटर्न सबमिशंस हैं आप देखेंगे, इतना टूटा समाज है। कम से कम कुछ जो पुराने खापे हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे कि नहीं मधु जी आप ही करिए। पर जो नए अपस्टार्ट्स, उन्होंने सोचा हम हीरो बन जाएंगे, बकवास लिख के, और मेरे खिलाफ खड़े हो गए कोर्ट में भी कि हम अपनी बात खुद करेंगे, आप एनजीओ हो, आप क्यों कर। अरे भैया कर लो, फिर सोए हुए थे अब तक। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, समाज इतना टूटा है, इतना बुरा हाल है, इनको समझ ही नहीं आया कि इन पे अटैक क्यों किया जा रहा है। दे डिडंट इवन नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, किस भाषा में करना है। जो इनके खिलाफ एविडेंस दिया गया उसका एनालिसिस भी इनको करना नहीं आया, वो सच्चा है झूठा है, क्या करेंगे। पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, और तो और सामाजिक समरसता नहीं, आपस में लड़ भिड़ना है। और मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरा पार्टी पॉलिटिक्स से मन इतना खफा है, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स ने खापों में घुसे वहां खराब कर दिया, गुरुद्वारों में घुसे तो आप देख लीजिए वहां खालिस्तान बनने शुरू हो गए, मंदिरों में घुसती है पार्टी पॉलिटिक्स तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। जहां घुसे हैं, शिक्षा संस्थानों में पार्टी पॉलिटिक्स ले आओ, कोई पार्टी की भी हो, तो आप देखिए कैसी मारामारी हो जाती है। अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे नहीं होनी, अपॉइंटमेंट्स है कौन सी पार्टी पावर में है। अब सीपीएम के जमाने में कोई एक चपरासी की नौकरी गैर सीपीएम वाले को नहीं मिल सकती थी बंगाल में, फिर ममता आई तो आज चपरासी की नौकरी तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी को मिल नहीं सकती। यही हाल हर पार्टी करती है, फिर कैसे चलेगा समाज। जवाब ये नहीं है कि इसके बदले में हम चलो हम भाजपा ले आए, तो भाजपा वही करते कि अब जहां भी बैठाना है अपना बंदा बिठाना, चाहे उसको पढ़ने लिखने की अकल हो ना हो। ऐसे नहीं समाज चल सकते ना। तो करें क्या मधु जी, ये बताएं आप करें क्या कि इस समाज मुहाने समाज समाज जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत, और हमारे समाज का सबसे पहले देखिए, हम फ्री टेम्पल मूवमेंट तो हम कर रहे हैं, और मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, आसान है करना भी। बड़े बड़े मंदिर वो इतने डिस्टेंट हो चुके हैं अब, दे बिकम लाइक टूरिस्ट सेंटर्स। हमारे जो मोहल्ले का मंदिर है, क्या उसके साथ हमारा रिश्ता है सब ना। हमारे जो मोहल्ले का मंदिर है, वहां का जो मंदिर का ओनर है, क्या वो कोई धार्मिक काम कर रहा है उस जगह में ना। वहां का जो पुजारी है, क्या उसको उपयुक्त वेतन मिल भी रहा है कि वो 2-4 हजार की, मतलब लिटरली उनको हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस है, और फिर आनन फानन में टेढ़े मेढ़े काम करके उनको पैसे कमाने पड़ते हैं। उनके बच्चे क्या पुजारी बना। मंदिर हमारा समाज को जोड़ने का प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था, इसलिए इन्होंने तोड़े। केवल इसलिए नहीं कि मूर्ति पूजा होती है, पर समाज को जोड़ के रखने का, उसका इमोशनल, उसका आध्यात्मिक, उसका नॉलेज सेंटर, उसका इंक्लूडिंग शस्त्र और शास्त्र सभी की विद्या, इंक्लूडिंग आर्टिजन्स, दे वर ऑल कनेक्टेड अराउंड
अराउंड द टेम्पल, और वो तोड़े उन्होंने, समाज टूटा। अब आज के दिन अगर किसी ने शुरू करना है, कोशिश यही करके देखिए कि आपका जो मोहल्ले का मंदिर है वहां कुछ धर्म का काम होना शुरू हो जाए, वहां कुछ सामाजिक समरसता की बात होनी शुरू हो जाए, वहां झगड़े निपटाने शुरू हो जाए कि मोहल्ले में कोई भी परिवार भी झगड़ा है, यहाँ पे पंचायत बैठती है और ईश्वर का नाम लेके वो नाजायज बात नहीं होने देंगे, है ना। मैं कह रही हूँ कि अपने मोहल्ले के मंदिर तक तो रिश्ता नहीं है, मेरा भी नहीं है, क्योंकि वहां कोई काम ऐसा होता ही नहीं जिससे मुझे बहुत वो सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने का केंद्र बन गया है। मुझे कोई उसमें आस्था केंद्र नहीं दिखता, क्योंकि धर्म का काम हो तो मंदिर सेक्रेड लगता है ना। और मुझे दर्शन की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि मेरे घर में मैं दर्शन कर लेती हूँ मेरे छोटे से अपने पर्सनल, जो भी छोटी सी मैंने बनाई है मन। तो सवाल है कि कम से कम अपने मोहल्ले के मंदिर से शुरू कर ले वहां, और कुछ नहीं, संस्कृत की, संस्कार की, बच्चों को ये हर फ्राइडे ही नहीं ट्रेन करते हैं ना आपको मॉस्क में, और सिखों के बच्चे भी सब जाते हैं ना गुरुद्वारे में। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गुरबाणी का ज्ञान ना हो, हमारे बच्चों को काफी नहीं पता। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी बुल, हम खुश हो जाते हैं, बड़े मॉडर्न हो गए। मंदिरों में कम से कम धर्म शिक्षा, सामाजिक समरसता, ये बातें, हमारे पुजारियों को भी ये पता है कि ये मंदिर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े मंदिरों को खाली करा के आप करोगे क्या? मैंने कितनी बार चले जाना है, वो करना चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, परंतु मैं तिरुपति या फलां ढिमका कितनी बार जिंदगी में जाऊंगी? रोज का रिश्ता तो मेरा मेरे अपने मोहल्ले के मंदिर से होना चाहिए ना, वहाँ नहीं है, किसी का भी नहीं है, मेरा ही नहीं, किसी का भी नहीं।